कमरे में सूटकेस की चैन बंद करने की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। सुमन की आंखों में एक चमक थी जो पिछले 2 सालों से कम ही देखने को मिली थी। वह अपने कपड़े जमा रही थी, लेकिन उसका मन पहले ही उस पुराने घर के आंगन में पहुंच चुका था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। तभी दरवाजे पर एक परछाई उभरी। सुमन ने पलटकर देखा। उसकी सास राजेश्वरी देवी चौखट पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही कठोर भाव था जिससे सुमन अक्सर घबरा जाया करती थी। तैयारी हो रही है? राजेश्वरी जी ने भारी आवाज में पूछा। जी माँ जी, सुमन ने उत्साह से कहा। शेखर ने टिकट बुक करा दी है। परसों सुबह की ट्रेन है। बाबूजी का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि बगीचे में आम पक गए हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। राजेश्वरी जी धीरे धीरे चलकर कमरे के अंदर आई और बिस्तर के किनारे बैठ गई। उन्होंने सुमन के जमाए हुए कपड़ों को एक नज़र देखा और फिर एक गहरी सांस ली। सुमन, उन्होंने बहुत शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि अब तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। सुमन का हाथ रुक गया। उसने हैरानी से सास की ओर देखा। क्या मतलब माँ जी? मतलब साफ है बहू। राजेश्वरी जी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। जिस घर में माँ नहीं होती वह घर मायका नहीं, बस ईंट पत्थर का मकान रह जाता है। मायके की रौनक माँ से होती है, उसके बिना वहाँ जाकर क्या करोगी? दीवारें देखोगी? सुमन के गले में एक गांठ सी पड़ गई। लेकिन माँ जी, बाबूजी तो है ना, वो अकेले हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे उनसे मिलना है। बाबूजी का क्या है? राजेश्वरी जी ने तुनक कर कहा। मर्द तो वैसे भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। रिटायर्ड हैं, पेंशन आती है, नौकर लगा हुआ है खाना बनाने के लिए, उन्हें क्या दिक्कत है? और रही बात मिलने की, तो वो खुद यहाँ आ सकते हैं। पर तुम्हारा वहाँ जाकर 10 दिन रहना अब शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाते हैं कि माँ है नहीं, फिर भी बहू मायके जाने के बहाने ढूंढती है। सुमन की आंखों में आंसू तैरने लगे। यह तर्क उसे बेतुका और क्रूर लग रहा था। माँ जी, माँ के जाने के बाद ही तो बाबूजी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब माँ थी तो वह घर संभाल लेती थी, अब वो उस खाली घर में अकेले कैसे रहते होंगे? यह सोचकर ही मेरा दिल घबराता है। क्या पिता से मिलने के लिए माँ का होना ज़रूरी है? क्या बेटी का रिश्ता सिर्फ माँ से होता है? राजेश्वरी जी ने पल्लू ठीक किया और उठ खड़ी हुई। देखो सुमन, बहस मत करो। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। शेखर अभी ना समझ है, उसने टिकट करा दी होगी, पर घर की बड़ी मैं हूँ। इस घर की बहू अब बिना वजह मायके नहीं जाएगी। मायका तब तक मायका था जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी। अब वो सिर्फ तुम्हारे पिता का घर है, वहाँ जाने की कोई तुक नहीं बनती। टिकट कैंसिल करा दो। इतना कहकर राजेश्वरी जी कमरे से बाहर निकल गई। सुमन वहीं फर्श पर बैठ गई। सूटकेस जो कुछ पल पहले खुशियों का पिटारा लग रहा था, अब एक बोझ जैसा लग रहा है। शाम को जब शेखर ऑफिस से लौटा तो उसने सुमन की सूजी हुई आंखें देखी। क्या हुआ सुमन? शेखर ने बैग रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुमन ने सिसकते हुए सारी बात बता दी। शेखर ने माथा पकड़ लिया। वह अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। वे पुरानी परंपराओं और अजीबो गरीब उसूलों की पक्की थी। मैं माँ से बात करता हूँ, शेखर ने कहा और राजेश्वरी जी के कमरे की तरफ बढ़ा। राजेश्वरी जी पूजा कर रही थी। शेखर ने उनके पीछे खड़े होकर इंतजार किया। जब वे उठी तो शेखर ने कहा, माँ, आप सुमन को क्यों रोक रही हैं? ससुर जी अकेले हैं, सुमन जाएगी तो उनका मन थोड़ा बहल जाएगा। शेखर, राजेश्वरी जी ने दिया बुझाते कहा, तुझे अपनी दुनियादारी की समझ नहीं है। औरत का धर्म उसका ससुराल होता है। मायका का मोह एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। और वैसे भी जिस घर में कोई औरत ना हो, वहाँ जवान बेटी का जाकर रहना समाज की नज़रों में खटकता है।
कल को कोई कुछ कहेगा तो इज्जत हमारे घर की जाएगी। माँ, यह कैसी सोच है? शेखर ने झुंझलाते हुए कहा। वो उसके पिता हैं, समाज क्या कहेगा? इसके डर से वो अपने पिता को छोड़ दे। मैंने कह दिया ना, राजेश्वरी जी ने आवाज़ ऊंची की। अगर उसे जाना ही है तो 1-2 दिन के लिए जाकर आ जाएगी, लेकिन यह 10 दिन का प्रोग्राम नहीं बनेगा। और अभी तो बिल्कुल नहीं। अगले महीने घर में सत्यनारायण की कथा की तैयारियां करनी है। शेखर जानता था कि माँ की तैयारियां बस एक बहाना है। असली वजह उनकी वह जिद थी कि बहू अब पूरी तरह उनकी हो जानी चाहिए और मायके से उसका नाता कम हो जाना चाहिए। शेखर जो माँ की बात मानता आया था, इस बात भी सुमन के सामने बेबस हो गया। सुमन ने टिकट कैंसिल करवा दी। उस रात उसने अपने पिता रघुवीर जी को फ़ोन किया। हेलो सुमन बेटा, पैकिंग हो गई? रघुवीर जी की आवाज़ में एक बच्चे जैसा उत्साह था। मैंने आज ही रामू काका से कहा है, तेरा पसंदीदा गाजर का हलवा बनवाया है और तेरे कमरे की साफ सफाई भी करवा दी है। सुमन का कलेजा मुंह को आ गया। वह कैसे तोड़े उस बूढ़े पिता का दिल। बाबूजी, सुमन की आवाज़ कांप रही थी। वो शेखर को ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है और यहाँ घर में भी कुछ ज़रूरी काम आ गया है। मैं अभी नहीं आ पाऊँगी। उधर से कुछ पल के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बहुत ही धीमी और बुझी हुई आवाज़ आई। कोई बात नहीं बेटा, ससुराल की जिम्मेदारियां पहले हैं। मैं समझता हूँ, चिंता मत कर। मैं हलवा रामू काका को दे दूँगा। तू अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट हो गया। सुमन तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोई। उसे लगा जैसे उसने अपने पिता की हत्या कर दी हो। उसकी उम्मीदों की हत्या। अगले कुछ दिन घर में तनाव का माहौल रहा। सुमन काम करती रही, लेकिन एक मशीन की तरह। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। राजेश्वरी जी को लगा कि उन्होंने अपनी सत्ता कायम रख ली है, इसलिए वे संतुष्ट थी। एक हफ्ते बाद की बात, दोपहर का समय था। डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। राजेश्वरी देवी के नाम रजिस्टर खत है, डाकिया ने कहा। सुमन ने खत लिया और राजेश्वरी जी को दिया। राजेश्वरी ने चश्मा लगाकर खत पढ़ा। पढ़ते ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे सोफे पे धम बैठ गई। क्या हुआ माँ जी? सुमन ने पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, अपनी नाराज़गी भूलकर। मेरा पुश्तैनी घर, राजेश्वरी जी बुदबुदाई। मेरे भाई ने, भानु ने उसे बेचने का फैसला कर लिया है। राजेश्वरी जी का मायका शहर से दूसरे कस्बे में था। उनके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। अब उनका भाई भानु और उनका परिवार रहता था। उसने लिखा था कि पुराना घर मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो उसे बेचकर फ्लैट ले रहा है। उसने पूछा कि अगर मुझे कोई पुराना सामान चाहिए तो आकर ले जाऊं, वरना सब कबाड़ी को दे दिया जाएगा। राजेश्वरी जी की आंखों में आंसू बह निकले। वो घर जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरी डोली उठी थी, वो अब नहीं रहेगा। सुमन ने उन्हें सांत्वना दी। शाम को जब शेखर आया तो राजेश्वरी ने कहा, शेखर, मुझे कल ही भाई के पास जाना है। मुझे उस घर को आखिरी बार देखना है। मेरी माँ की निशानी, वो पुरानी संदूकची और पिताजी के आराम की कुर्सी, मुझे सब लाना है। वो घर बिकने से पहले मुझे अपनी यादें समेटनी है। शेखर ने हैरान होकर माँ को देखा, फिर सुमन को। अगले दिन शेखर, सुमन और राजेश्वरी जी कार में रवाना हुए। 4 घंटे के सफ़र के बाद वे राजेश्वरी जी के मायके पहुँचे। घर की हालत वाकई जर्जर थी। सामने बिक्री के लिए बोर्ड लगा था। भानु मामा ने उनका स्वागत किया, लेकिन बातों में रूखापन था। दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गई। देख लो, जो ले जाना है ले जाओ। परसों खरीदार आ रहे हैं तोड़ फोड़ शुरू करने, भानु मामा ने बिना किसी भावना के कहा। राजेश्वरी जी घर के हर कमरे में घूमी। वो दीवारों को छू छू कर रो रही थी। रसोई में जाकर उन्होंने अपनी माँ की याद आई। आंगन में पिता की वह घर जो अब ईंट गारे का ढांचा था। राजेश्वरी जी के लिए
एक जीवित मंदिर था। दोपहर को वे सब छत पर बैठे थे। राजेश्वरी जी ने भानु से कहा, भानु, तुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा है? यह हमारे बाबूजी का घर है। भानु ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, दीदी, बाबूजी बाबूजी लगा रखा है, वो तो कब के चले गए। अब यह घर सिर्फ एक बोझ है। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, यादों से पेट नहीं भरता। राजेश्वरी जी सन्न रह गई। उन्हें अपने भाई की निष्ठुरता पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी सुमन धीरे से उठी और राजेश्वरी जी के पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। माँ जी, सुमन ने बहुत ही मृदु स्वर में कहा, आपको दुख हो रहा है ना? क्योंकि यह सिर्फ घर नहीं, आपकी जड़ें हैं। यहाँ आपके माता पिता की सांसें बसी हैं। राजेश्वरी जी ने भीगी आंखों से बहू को देखा। सुमन ने आगे कहा, आप तो कह रही थी कि माँ के बिना मायका नहीं रहता। आपके माता पिता तो 30 साल पहले गुजरे थे। फिर आज इस घर को बिकता देख आपकी जान क्यों निकल रही है? भाई तो है यहाँ, भाभी भी है। फिर आपको यहाँ वो कौन सी चीज़ खींच लाई जो आपको इतना रुला रही है? राजेश्वरी जी चुप रही। सुमन के सवाल सीधे उनके दिल पर ही चोट कर रहे थे। माँ जी, सुमन ने जारी रखा, मायका किसी इंसान से नहीं होता। मायका उस एहसास का नाम है जहाँ हम बेटी होते हैं, जहाँ हमें कोई जज नहीं करता, जहाँ की दीवारों में हमारा बचपन गूंजता है। और सबसे बड़ी बात, पिता, जब तक पिता जिंदा है तब तक बेटी के लिए वह घर तीर्थ से कम नहीं होता। आप खुशकिस्मत थी कि आपके सिर पर भाई का हाथ था, पर मेरे तो सिर्फ बाबूजी हैं। सोचिए, जब मैं अपने बाबूजी के पास नहीं जा पाती तो उन्हें कैसा लगता होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा आज आपको भाई के इस रूखेपन से लग रहा है, अकेला और ठुकराया हुआ। राजेश्वरी जी ने झटके से सुमन की ओर देखा। उन्हें अचानक अपने कहे हुए शब्द याद आए कि माँ के बिना वहाँ क्या रखा है। आज उन्हें समझ आ रहा था कि माँ के बिना वहाँ स्मृतियाँ रखी हैं, अपनापन रखा है और एक पिता का वजूद रखा है। उन्हें भानु के बिहार से जो चोट लगी थी, वही चोट उन्होंने सुमन के पिता को दी थी। उन्होंने महसूस किया कि रघुवीर जी उस बड़े घर में कितने अकेले होंगे, अपनी बेटी की बाट जो होते हुए, ठीक वैसे ही जैसे आज वो इस घर की दीवारों को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रही थी। राजेश्वरी जी उठी और कोने में जाकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों के सामने रघुवीर जी का चेहरा घूम गया। एक बूढ़ा पिता जो अपनी पत्नी को खो चुका और अब अपनी बेटी के इंतजार में दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठा है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, राजेश्वरी जी के मुंह से निकला। वापसी के सफ़र में कार में सन्नाटा था। राजेश्वरी जी अपनी गोद में माँ की पुरानी साल और पिता की एक घड़ी भींच कर बैठी थी। अचानक उन्होंने शेखर से कहा, गाड़ी मोड़ो। कहाँ माँ, घर तो सीधा है। शेखर ने पूछा, घर नहीं, सुमन के घर चलो, रघुवीर जी के पास, राजेश्वरी जी ने दृढ़ता से कहा। सुमन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। माँ जी, राजेश्वरी जी ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं अपनी ममता के अहंकार में यह भूल गई थी कि हर बेटी के दिल में एक दिल धड़कन होती है। आज जब मेरा मायका छिन रहा है तो मुझे समझ आया कि मायका ईंटों से नहीं, पनाह से बनता है। तेरे बाबूजी जिंदा हैं और जब तक वो है तेरा मायका आबाद है। मैं तुझे उस सुकून से वंचित नहीं कर सकती जिसके लिए मैं आज तरस रही हूँ। सुमन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसने झुककर कार में ही सास के पैर छू लिए। 2 घंटे बाद गाड़ी रघुवीर जी के घर के सामने रुकी। घर के बाहर सन्नाटा था, बत्तियां जल रही थी। गेट की घंटी बजते ही रघुवीर जी धीरे धीरे बाहर आए। उनके हाथ में एक किताब थी और आंखों पर मोटा चश्मा। सामने सुमन को देखकर वह ठिठक गए। उन्हें लगा शायद वहम है। बाबूजी, सुमन दौड़कर उनके गले लग गई। रघुवीर जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने सुमन को खींचा। बेटा,
तू तो नहीं आने वाली थी। तभी पीछे से राजेश्वरी जी और शेखर आए। समधन जी, रघुवीर जी ने हैरानी से हाथ जोड़े। आप सब अंदर आइए, अंदर आइए। माफ़ कीजिएगा, घर थोड़ा अस्त व्यस्त है। राजेश्वरी जी ने रघुवीर जी के हाथ जोड़े। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए समधी जी। मैंने एक बेटी को उसके पिता से दूर रखने की कोशिश की। मैं भूल गई थी कि माँ अगर घर की नींव है तो पिता उस घर की छत होती है, और बिना छत के नींव भी सुरक्षित नहीं रहती। रघुवीर जी की आंखों में नमी आ गई। वे समझ नहीं पाए कि अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन वे खुश थे। रामू काका, रघुवीर जी ने उत्साह की आवाज़ लगाई। अरे सुनता है, गाजर का हलवाला मेरी बेटी आई है और साथ में अपनी दूसरी माँ को भी लाई है। उस रात उस घर में फिर से रौनक लौट आई। सुमन अपने पिता को अपने हाथ से खाना खिला रही थी और राजेश्वरी यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें अपने भाई के घर में जो खालीपन मिला था, वह यहाँ रघुवीर जी की खुशी देखकर भर गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, सच है, मायका माँ से होता है, लेकिन पिता के बिना वह मायका मायका नहीं रहता। और जब तक माता पिता में से कोई भी एक है, बेटी के लिए उस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। रात को सोने से पहले राजेश्वरी जी ने सुमन से कहा, बहू, आपसे जब तेरा मन करे चली आना, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि ससुराल अगर फर्ज है तो मायका मरहम है, और ज़िंदगी जीने के लिए दोनों की ज़रूरत है। सुमन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बाहर बगीचे में रात की रानी की खुशबू फैली थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी माँ के समय महकती थी। आज उसे यकीन हो गया कि माँ कहीं नहीं गई है। वे पिता के रूप में और अब सास के बदलते व्यवहार के रूप में यहीं मौजूद है। उसका मायका आज फिर से जी उठा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा।